अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशु और मानव स्वास्थ्य पर ऑक्सीटोसिन का दुष्प्रभाव, भेड़ों में होने वाली बीमारियों से बचाव व उपाय, बेर के फलों की तुड़ाई के बाद बागों का प्रबंधन, दुधारू पशुओं का पालन लगभग प्रत्येक किसान करता है और दूध का उत्पादन करके लाभ कमाते हैं। लेकिन अधिक दूध उत्पादन के लिए ऐसा देखा जाता है कि कई किसान अपने पशुओं में ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पशु और मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो आइए इससे होने वाले नुकसान पर विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के डॉक्टर एलसी वर्मा से। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो पशु के हाइपोथैलेमस से बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा होता है। यह पशुओं में दो तरीके से लगाया जाता है। एक तो दूध, ये प्रसव में सहायक है, दूसरा दूध उतारने में भी सहायक है। जब दूध की बात आती है तो कहा जाता कि मन, शरीर और आत्मबल तीनों करे समृद्ध, दुग्धपूर्ण आहार है जुगों जुगों से सिद्ध। पर अनुचित साधनों से करें न दुग्धोपाद, मत जहरीले दूध को से विश्व करें बर्बाद। ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो प्रसव में भी सहायक है। इसके लगाने से दूध उतरने लगता है और प्रसव में इसलिए सहायक है कि गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। जब कभी भी डिलीवरी सामान्य नहीं होती है तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर डिलीवरी को सामान्य किया जा सकता। दूसरा इसका उपयोग है दूध उतारने में सहायक। जब पशु का दूध आसानी से नहीं उतरता है तब ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लोग लगाते हैं, जिससे वो दूध आसानी से उतर जाता है। ऑक्सीटोसिन का पशुओं में प्रयोग ब्यांत में परेशानियों से बचने और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाई करते हैं, लेकिन वे इस मीठे जहर के परिणाम को शायद जानते नहीं या फिर जानबूझकर अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। आइए अब जानते हैं इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रभाव पशुओं और मनुष्यों दोनों पर पड़ता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते क्यों हैं? पशुपालकों में यह धारणा होती है कि इंजेक्शन लगाने से दूध बढ़ता है। दुधारू पशुओं का बच्चा जब मर जाता है तो वह दूध देने में परेशानी पैदा करता है, जिसके कारण से पशु ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। कभी कभी गाय बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो वैज्ञानिकों से राय लेकर के इस इंजेक्शन का लोग प्रयोग करते हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं? ये व्यक्ति और पशु दोनों पर प्रभाव डालता है। पशु पर प्रभाव इसलिए पड़ता है जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो ये प्रसव का हार्मोन होता है और पशु में
को अगर दिन में सुबह और शाम इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। सामान्य पशु भी दिन में 2 बार प्रसव पीड़ा से ग्रसित होता है और वो धीरे धीरे बांझपन का शिकार हो जाता है। लेकिन जो मनुष्यों में प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही बुरा होता है। जब इसे कोई मनुष्य पीता है तो ये पूरा का पूरा मनुष्य के दूध के माध्यम से मनुष्य के शरीर में चला जाता है और ये मादा हार्मोन है, इसलिए जब पुरुष के शरीर में जाता है तो पुरुष भी नपुंसकता की ओर बढ़ने लगता है और उसके आंख की रोशनी भी कम हो जाती है, कान से कम सुनाई देता है। कहा जाता है कि एक लाइन में कहा जाए तो आंख कान क्षमता घटे, होए पीलिया दस्त, ताकत बढ़ना छोड़कर होवे थक कर पस्त। ये आदमी को थकान भी हो लगती है और वो धीरे धीरे बांझपन का शिकार हो जाता है। जो लड़कियां होती हैं उसमें जवानी के लक्षण समय से पहले ही दिखाई देने पड़ लगते हैं, इसलिए इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने से पशुओं और मनुष्यों दोनों में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आपने ऑक्सीटोसिन के घातक प्रभाव के बारे में जाना। इसके प्रयोग को रोकने के लिए विभिन्न संस्थाएं भी सक्रिय हैं। साथ ही इस पर रोक लगाने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। फिर भी ऑक्सीटोसिन की उपलब्धता कहीं न कहीं से हो ही जा रही है। अब आपको खुद जागरूक होकर इसके प्रयोग से बचना होगा, साथ ही दूसरों को भी रोकने की जरूरत है। इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से बहुत से उपाय किए गए हैं। 1960 में कानून बना पशु निर्दयता कानून, जिसमें किसी भी व्यक्ति को यदि इंजेक्शन लगाते हुए पाया जाए या कोई कंपनी इस इंजेक्शन का उत्पादन करती है तो उसे सजा के साथ, उसे जुर्माने के साथ 2 साल की सजा का भी प्राविधान है। तो इस तरीके से यदि कोई कंपनी इसका उत्पादन नहीं कर सकती है, कोई व्यक्ति या कोई मेडिकल स्टोर इसको बेच नहीं सकता है। और ये एक जागरूकता का विषय है जिसमें जो समाज में लगे हुए NGO हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, सरकारी संगठन हैं, सबको मिलकर एक साथ काम करने की आवश्यकता है, जिससे यह जागरूकता फैले और लोग इस दुष्परिणाम से अपने को बचा सकें। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप ऑक्सीटोसिन के कुप्रभाव से देश को, पशु को और समाज को बचा सकते हैं। यही दवा लौकी में मारी, करें गलत कुछ जन व्यापारी, बतिया रतियां भीतर भारी, होए हानिपत अति दुखकारी। तो इस दवा का प्रयोग लोग सब्जियों में भी करते हैं, जिससे सब्जियां तेजी से बढ़ती हैं, उसका भी हानिकारक प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है। इसलिए इस दवा का सब्जी हो या दुग्ध उत्पादन हो, दोनों से बचना चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ भेड़ों का पालन मुख्य रूप से करते हैं, लेकिन इन भेड़ों में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिसकी वजह से भेड़ पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, भेड़ों में कौन कौन से रोग आते हैं तथा इनकी रोकथाम कैसे आपको करनी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को भेड़ व बकरियों में बचाव के लिए जो ज़रूरी है वो टीकाकरण के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। भेड़ों में 3 प्रमुख संक्रामक बीमारियां हैं जिनसे बचाव के लिए टीकाकरण अति आवश्यक हो जाता है। भेड़ों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता रहता है। यदि भेड़ पालकों द्वारा इन रोगों को पहचान कर इनका समय पर टीकाकरण नहीं किया गया तो इनकी मृत्यु हो सकती है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सबसे प्रमुख शीप पॉक्स, जिसे भेड़ माता के नाम से भेड़ पालक जानते हैं, ये इसका टीकाकरण साल में एक बार अक्टूबर नवंबर के माह में करवाना जरूरी है। इससे पूरे साल से इस बीमारी से बचाव हो जाता है। इस रोग के अलावा भेड़ों में पीपीआर रोग भी आमतौर पर देखा जाता है। तो क्या है इस रोग के लक्षण एवं निदान के उपाय, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। पीपीआर के सिम्टम्स, पशु को, जानवर को तेज बुखार हो जाता है, बुखार 106-107 तक पहुंच जाता है और रेवड़ में तेजी से मृत्यु दर बढ़ती है, नाक से पानी गिरता है, आँख से पानी गिरता है और मुंह में और शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। इस रोग से बचाव के लिए इनका टीका उपलब्ध है, जो कि बाज़ार में, मार्केट में भी उपलब्ध है और सरकारी जो पशुपालन विभाग है वो भी उपलब्ध करवाता है। ये टीका 3 साल में एक बार रेवड़ में लगवाना ज़रूरी है। अगर एक बार आपने लगवाया तो तीसरे साल इसको रिपीट करना होगा। 3 साल के लिए ये टीका बचाव करता है। एक तीसरी बीमारी जो मुख्य बीमारी है वो जगह, जिसे हम फड़किया या हमारी भाषा में एंटेरोटॉक्सिमिया कहते हैं उसको, ये बीमारी पशु को, रेवड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब अच्छे चरागाह पर शिफ्ट करते हैं या फसल कटने के बाद रेवड़ को स्थानांतरित किया जाता है, तो जानवर को अचानक आहार में बदलाव की वजह से अच्छा आहार मिलता है और ये आहार शरीर में जाकर एक किस्म का जहर पैदा करता है और उसकी वजह से जानवर तेजी से मरते हैं। किसान भाइयों, ये रोग स्वस्थ भेड़ों में ही होता है। तो क्या है इस रोग की पहचान के लक्षण तथा किस प्रकार से करें इस रोग का बचाव, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। इसके मुख्य लक्षण, पेट में दर्द तेज दर्द होता है, जानवर गिर जाता है, टांगे उछालता है और कुछ ही घंटों में जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि फड़किया यानी एंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवाया जाए। ये साल में 2 बार करवाना जरूरी है। एक तो बरसात से पहले यानी जून जुलाई में इसका टीकाकरण करवाया जाए। दूसरा मार्च में होली के आसपास इसका टीकाकरण करवाना जरूरी है। इसकी खुराक, एक खुराक लगने के बाद 14 दिन बाद दूसरी बूस्टर डोज लगती है। इस तरह इसका कोर्स पूरा होता है। तो अगर हम रेगुलर इसका टीकाकरण करवाते हैं तो हमारा रेवड़ पूर्णतया इस बीमारी से सुरक्षित हो जाएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बेर के बागों में इस समय फलों की तुड़ाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अगले वर्ष भी इन बागों से अच्छा और अधिक फलन मिले, इसके लिए अभी से ही कुछ प्रबंधनों को करने की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से हैं वो प्रबंधन और इन्हें आपको कब और कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें पौधे के जैसे ही बेर निकाल दिए, सारे बेर बाजार में बिक गए, तो पौधों को एकदम ये जून तक इनको आराम देना चाहिए। इसे सुषुप्त अवस्था बोलते। बेर के वृक्षों पर जब फल लगे होते हैं तब इनके वृक्षों पर कई हानिकारक कीट रहते हैं और फलों की तुड़ाई प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद भी ये वृक्ष और इसके आसपास की जमीन पर अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं, जो कि आगे चलकर फिर से बेर के बागों को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए इस समय इन कीटों की रोकथाम कैसे की जाए, आइए जानते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके थाड़ों को तो खुदाई कर देनी चाहिए और पानी एकदम बंद कर देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, न ही पत्ते गिराने चाहिए। इसके लिए सब थाड़ों को अच्छी तरह चौड़ा और खुला करके खुदाई कर देनी चाहिए। इससे खुदाई करने से क्या होगा कि गर्मी में जो भी इस कीड़ों के वो जो बेर में लट लगती है उसके अंडे वगैरह जो भी इसके मैगट वगैरह हैं वो उस खुदाई से, गर्मी से, तेज़ गर्मी से सारे नष्ट हो जाएंगे। खुदाई करने के बाद बेर के जो भी मेन उसका मूल है, तना है, उसके चारों तरफ बोर्डो पेस्ट का
लेप अवश्य करना चाहिए। बेर के वृक्षों में अक्सर विभिन्न रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिनकी समय रहते रोकथाम करना बेहद जरूरी है। और इसके लिए अभी आप कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं। बोर्डोपेक्स के बारे में मैं बताता हूँ। बोर्डोपेक्स कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसमें 10 किलोमीटर बनाने के लिए 1 किलो चूना होता है और आधा किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो मार्केट में मिलता है, और पानी को अलग अलग 3 बर्तनों में घोल लेते हैं। एक दिन पूरे घोल के एक बाल्टी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पानी में, एक में चूना और एक में पानी अलग से रखने चाहिए। दूसरे दिन, क्योंकि पूरी रात भिगोने के बाद दोनों को मिक्स करने के बाद जो पेस्ट बनेगा उसको पौधे के तने के चारों तरफ लगाने से इसमें रोग कीड़े वगैरह की संभावना कम होगी और पौधा स्वस्थ रहेगा, फल अच्छे होंगे, कांटे नहीं होंगे और फल की ग्रोथ भी अच्छी होगी। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बेर के फलों की तुड़ाई के बाद अक्सर वृक्षों की शाखाओं की कटाई छटाई करने लगते हैं। साथ ही इनके बागों में सिंचाई कर देते हैं, जिससे इन वृक्षों पर समय से पहले ही नई शाखाएं निकल आती हैं, जिसमें अच्छा फलन नहीं होता। अतः आप इन वृक्षों की कटाई छटाई कब और कैसे करें, आइए जानते हैं। बोर्डो पेस्ट करने के बाद बेर को थाड़े को खुला छोड़ देना चाहिए और गहरी गुडाई करके और चौड़ा थाड़ा बनाना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ना ही अभी कटिंग करनी चाहिए। बेर के पौधे की वास्तविक प्रूनिंग का और कटाई छटाई का सही टाइम है 20 मई से 10 जून के बीच में इसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। इस टाइम बेर पूरी सुषुप्त अवस्था में होता है। जैसे ही जुलाई में बारिश होगी बेर में फुटान होगी। फुटान के समय जो भी नए पौधों में वो निकलेंगे पत्ते, उसमें जो भी एकदम स्वस्थ आएंगे, क्योंकि बीच में हमने पानी दे दिया तो जिसमें फुटान पहले आ जाएगी उसमें बेर हमेशा कम लगते हैं। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी बेर सुषुप्त अवस्था में हो तो जून तक कोई पानी नहीं देना चाहिए। बरसात का पानी ही बेर के लिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ के लिए और इसमें फलों लगने के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है देवगांव देवरिया के कमलेश शाही ने। आपने फसल अवशेषों के सही प्रकार से प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भाइयों, आज हमारे खेत में कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन कम हो रही है, जबकि वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। खेतों में कार्बन की मात्रा कम होने से हमारे फसलों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि कार्बन की मात्रा वातावरण में बढ़ जाने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्बन की मात्रा हमारे खेतों में कम होने के पीछे एक कारण यह है कि पहले किसान जैविक खाद, गोबर की खाद अपने खेतों में डाला करते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पशु होते थे। जो भी फसल से अवशेष मिलता था, धान का पुआल हो, गेहूं का भूसा हो या जो कुछ भी फसल का अवशेष होता था, उसको अपने पशुओं को खिलाता था। अब समुचित मात्रा में उसे गोबर की खाद मिलती थी और उस गोबर का खाद अपने खेतों में प्रयोग करता था, जिससे कि खेतों में जैविक पदार्थ की मात्रा बनी रहती थी। उसकी मात्रा अच्छी होने से जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता पर सीधे प्रभाव पड़ता था। आज के दिनों में जब हम लोगों ने देखा है, विश्लेषण करके देखा है, आज से 30-40 साल पहले जैविक पदार्थ की मात्रा हमारे मृदा में 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हुआ करती थी, जो आज घट करके 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, जो बहुत ही कम है। और कुछ क्षेत्रों में तो इसकी मात्रा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम से भी कम पाई जा रही है। यही कारण है कि हमारे खेत में आज के दिन
दिन प्रतिदिन रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ती जा रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। एक विश्लेषण के आधार पर देखा गया कि सन 70 में यदि 1 किलोग्राम रासायनिक खाद की मात्रा अगर आप डालते थे तो उससे करीब 13-14 किलोग्राम अन्न का उत्पादन होता था, जो 2010-2015 तक आते आते 1 किलो रासायनिक खाद का प्रयोग करने के बाद आपको सिर्फ 3 से 4 किलोग्राम अन्न का उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार 4 गुना हमको हमारा उत्पादन कम हो रहा है और उसको उत्पादन को बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक रासायनिक खादों और पानी का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसान अपने धान के पुआल या गेहूं का जो भी डंठल है, जो भूसा है, उसका समुचित प्रबंधन न करके प्रायः इसको खेत में जला देते हैं। अधिकतर किसानों के बीच एक भ्रम रहता है कि फसल अवशेषों को जलाने से खेत के कीट और रोग नष्ट हो जाते हैं और अगली फसल में किसी कीट और रोग का प्रकोप नहीं होता है, जबकि इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है और फसल के लिए लाभदायक कीट भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही और कौन कौन से नुकसान हैं, आइए जानते हैं। यदि आप इसको खेत में जलाएंगे तो हमारे खेत में जो कार्बन जो पहले से मौजूद है वो भी जलता है, साथ साथ जो फसल अवशेष है वो भी जल करके हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होती। हम आज की इस वार्ता से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि इस फसल अवशेष को कम से कम धान और गेहूं के फसल अवशेष का अगर 1/3 मात्रा भी अगर हम अपने खेतों में प्रयोग कर लें तो हम रासायनिक खादों का 3 से 4 साल के बाद हम कम से कम आधी रासायनिक खादों की मात्रा का प्रयोग हम बचा सकते हैं। साथ साथ हम जो एक गेहूं की सिंचाई के लिए यदि 4 से 5 सिंचाई देनी पड़ती है और यदि हम फसल अवशेष की मात्रा को अगर हम देते हैं तो हमें एक से कम एक सिंचाई की बचत गेहूं में होती है और एक सिंचाई के बचत होने से 3 से 4 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर आपका बचेगा और साथ साथ उत्पादन भी अच्छा होगा। इसका प्रयोग करने के लिए जैसे धान का अवशेष है, धान कटने के बाद आजकल कंबाइनर से धान की कटाई होती है और ऊपर के खेतों में धान को कटने के बाद यदि आप उसको जला देते हैं, क्योंकि धान और गेहूं के बोने के बीच में समय बहुत कम होता है 20 से 25 दिन में, तो उसको अगर आप जला देते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक है। क्यों ना इस फसल अवशेष को हम मिट्टी में मिलाएं। आजकल जो मशीनीकरण का युग है और बहुत अच्छे ऐसे मशीन आए हैं जैसे हैप्पी सीड ड्रिल है, यदि आप उसका प्रयोग करके अगर आप देखें, एक सामूहिक रूप से अगर इस गांव में एक खरीद करके अगर उसका प्रयोग किया जाए तो यह जो भी धान का फसल अवशेष है उसको जो है वो छोटे टुकड़ों में काट करके खेतों में मिला देता है और मिलाने के बाद लाइन से सीड ड्रिल के द्वारा गेहूं की बुआई हो जाती है। आप सरसों की बुआई कर सकते हैं, जिस भी चना की बुआई कर सकते हैं, दलहनी फसल की जो भी है मटर की बुआई कर सकते हैं और उसमें आप देखेंगे यह धान का जो अवशेष है वह 1 साल के बाद धीरे धीरे 1 साल के अंदर वो सड़ जाता है और आपके खेत में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है तथा जो भी उपलब्ध पोषक तत्व हैं वह उनकी मात्रा में भी बढ़ावा होता है, जिसके माध्यम से आप जो है रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर सकते हैं। प्रायः गेहूं की फसल भी कंबाइनर के द्वारा ही काटी जाती है और आप देखते हैं कि बहुतायत तौर पर किसान सामूहिक रूप से गेहूं के फसल अवशेष को जलाते हैं। यह बार बार समाचार पत्रों, तमाम चैनलों, टीवी के चैनल द्वारा भी बताया जाता है कि ऐसा न किया जाए, लेकिन ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है। हमारा किसानों से अनुरोध है कि आप उसे न जलाएं। आप उसको जोत करके, जुताई करके आप उस अपने खेत में मिला दें। मिलाने के बाद अप्रैल से मई के महीने में इसको मिला दें और यदि आप जुलाई के महीने में अगर आप धान की खेती करते हैं तो इस बीच में आप पाएंगे कि पूरी की पूरी जो उसमें फसल अवशेष है वो सड़ करके खाद हो गई है।
और सड़ करके खाद होने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए आपकी फसल की गुणवत्ता कैसे बढ़ रही है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें बार बार रासायनिक खादों पर निर्भर होना पड़ेगा, अधिक से अधिक रासायनिक खादों को डालना पड़ेगा। और अभी तक किसान केवल NPK का प्रयोग करता था, आज आप देख रहे हैं वो जिंक डाल रहा है, बोरान डाल रहा है, मैग्नीज डाल रहा है, आयरन लोहा की मात्रा डाल रहा है। आखिर किन किन तत्वों को डालेगा और कितनी मात्रा में डालेगा, और यदि इसका संतुलित रूप से प्रयोग नहीं किया गया तो निश्चित तौर से वह जो अन्न उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता खराब होगी और हमारा स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होगा। तो आइए हम सब मिल करके आज इसका व्रत लें और इस बात को समझें कि जो हमारा फसल अवशेष है हम उसका अपने खेतों में प्रयोग करें और इनके प्रयोग के माध्यम से हम अपने भूमि को उपजाऊ बनावें और उपजाऊ बना करके कम से कम रासायनिक मात्रा में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन करके अपना भरण पोषण करें और जो इस खेती पर और लोग निर्भर हैं उनका भरण पोषण करें और हम सभी लोग स्वस्थ रहें। आज यही संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं। आशा है आप इसको अपनाएंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है उधम सिंह नगर के स्वामीनाथ नेगी ने। आपने धान में लगने वाले हानिकारक कीट, तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट के नियंत्रण के लिए उचित दवाओं के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड समय समय पर किसानों के हित के लिए नए नए उत्पाद लेकर के बाज़ार में आती रहती है, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले नॉमिनी गोल्ड लेकर के आई, जिसने धान की खेती में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और किसानों को खरपतवारों से मुक्ति दी। इसके बाद ओशीन, फिर कीफन और इस तरीके से नए नए उत्पाद लेकर के आई। और इस श्रेणी में जो नवीनतम उत्पाद आया था हमारा, वो गेहूं के खेतों में खरपतवार से मुक्ति दिलाने के लिए मेल्सा नाम का उत्पाद आया था, जो फ्लेरिस माइनर यानी कि गेहूं के मामा से काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से उस पर नियंत्रण करता है। और इसी क्रम में अभी पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपने आप में एक अनूठा प्रोडक्ट उत्पाद बाज़ार में लेकर के आ रही है, जिसका वाइब्रेंट नाम है। और वाइब्रेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अपने आप में दानेदार कीटनाशक है, जो कि धान की फसल में पत्ता लपेट के साथ साथ तना छेदक दोनों के ऊपर पे प्रभावी रूप से नियंत्रण करता है। आज तक के बाज़ार में अगर हम देखें तो कोई इस तरीके का उत्पाद नहीं था जो दानेदार कीटनाशक नहीं था, जो कि बाज़ार में या धान की खेती में पत्ता लपेट और तना छेदक दोनों तरीके के कीटों को नियंत्रण कर पाए। इस श्रेणी में वाइब्रेंट अपने आप में एक अनूठा उत्पाद है, जो पत्ता लपेट के साथ साथ तना छेदक दोनों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण करते हुए धान के उत्पादन को बढ़ाने में अपना सहयोग करता है और उसमें किसानों के लिए काफ़ी हितकारी प्रोडक्ट है ये। इस उत्पाद को हम मार्च को हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाज़ार के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके बाद से ये बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश के बाज़ारों में उपलब्ध रहेगा। और आगामी जो खरीफ की फसल है, जिसमें किसान धान की फसल को लेंगे, उसमें ये प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से बाज़ार में उपलब्ध रहेगा। और वाइब्रेंट के नाम से आएगा ये प्रोडक्ट। अपने आप में अनूठा प्रोडक्ट है ये, जो पत्ता लपेट और साथ साथ में तना छेदक दोनों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण करेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annada.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सिट्रोनेला की खेती पर एक जानकारी। अच्छी बढ़वार के लिए मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।